नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता औपचारिक रूप से की ग्रहण। देश को विश्व मंच मिली प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण की 89 सीटों पर मतदान जारी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैलियां। विपक्षी दलों ने भी लगाया पूरा जोर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा के 33वें स्थापना दिवस में लिया भाग। कहा, अब पूर्वांचल अपराध के लिए नहीं, निवेश और विकास के लिए जाना जाएगा। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाल ली है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिली है। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की उपलब्धियों और प्रगति की प्रस्तुति पेश की जाएगी। भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के विधिवत अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। भारत को G20 की अध्यक्षता संभालने से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। इस कठिन समय में महत्वपूर्ण है कि विश्व के नेता सही मुद्दों पर ध्यान दें, जो विशेष रूप से दुनिया के अधिक कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। India's example is of increasing relevance to the rest of the world. Whether it is our last mile delivery done using digital platforms, a way of responding to the COVID and other public health challenges, or indeed the transformation in green and clean energy that we have seen in the last few years. There are very good reasons why today the world is taking a much deeper interest in us. The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global South that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia, Africa, and Latin America trust India to speak up for them. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर दैनिक समाचार पत्रों में एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा कि G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं खुद से पूछता हूं, क्या G20 अभी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता के स्वरूप में एक प्रकार की कमी दिखी। हम सीमित संसाधनों से लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी मानसिकता में अटके हुए हैं।
हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश, क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात सहित 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। मोरबी, भावनगर और जामनगर समेत कई जिलों में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इस चरण में करीब 2,39,76,670 मतदाता हैं, जो कुल 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 69 महिला प्रत्याशी जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार हैं। वहीं 339 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता धीरज कुमार से। धीरज, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, अब तक क्या रुझान है मतदाताओं का? साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां हैं और विपक्षी पार्टियों की भी, क्या कुछ तेजी दिखाई दे रही है दूसरे चरण के मतदान के लिए? लग रहा है धीरज हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण धीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के 33वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री की करीब 260 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। बंद उद्योगों को शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गति के कारण नए निवेश आ रहे हैं। पूर्वांचल अपराध के कारण नहीं, विकास के कारण जाना जाएगा। लोगों को सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। जो लोग दूसरे शहरों में काम करने जाते थे तो उन्हें अब गोरखपुर में ही काम मिलेगा। यहां पर जिस प्रकार का निवेश हो रहा है, उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट की अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा? जब फैक्ट्री उसके गांव में और उसके जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। समाचार भी और भी हैं, लेते हैं एक विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
विराम के बाद दूरदर्शन समाचार में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है। मैनपुरी में हो रहे चुनाव के बारे में हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से की खास बातचीत। आइए देखते हैं। मैनपुरी लोकसभा चुनाव समाप्त पर है। यहाँ चरम पर चुनाव पहुंच चुका है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य लगातार 2 दिन हो गए आज यहाँ प्रचार करते। उनका यहाँ तीसरा दौरा है चुनाव के दौरान। 10 दिन में वो तीसरी बार आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारी पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत के साथ लड़ती है और मैनपुरी लोकसभा चुनाव तो हम भारी अंतर से जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन जब भाजपा के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर क्यों छोड़ेगी। 1967 के बाद कोई भी पार्टी यहाँ से जीती नहीं है। केवल कांग्रेस सन 84 में बलराम सिंह यादव जीते थे और यहाँ से समाजवादी पार्टी या उससे रिलेटेड विचारधारा के एमपी बनते रहे। तो क्या ये उनका लगातार कैसे आप यहाँ पे अब स्वर्ण युग आने जा रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी या उसकी विचारधारा से जुड़े हुए या सैफई परिवार से जुड़े हुए लोगों की विजय यात्रा के पूर्ण विराम का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम, जहां से समाजवादी पार्टी शुरू हुई वहीं से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इस चुनाव में फिर एक बार अवध भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया है। आपके प्रत्याशी के खिलाफ हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे श्री अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष हैं और चाहे श्री शिवपाल यादव जी जो चुनावी चाचा हैं, इन लोगों ने जो हमारे प्रत्याशी को गाली दी है, जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, इसका जवाब मैनपुरी लोकसभा की जनता कमल के फूल के बटन दबा करके भाजपा को जिता करके सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त करा करके इनको धूल चटा करके देने का काम करेगी। और हम इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं, हम जनता के आशीर्वाद और वोट के आधार पर देने का काम करेंगे। कल समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग गई है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि एक खास वर्ग के लोगों को ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। पुलिस में भी ड्यूटी नहीं लग रही है और पोलिंग पार्टियों में भी उनको नहीं रखा जा रहा है। उनको दृष्टि दोष है, उनको सरनेम दिखाई देता है, हमें सरकारी कर्मी ही दिखाई देता। सरकारी कर्मी कौन, किस जाति का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, ये मुझे ये लगता है चुनाव आयोग या कोई प्रशासन नहीं देखता है और सरकार का ये काम भी नहीं है। लेकिन अगर किसी की ड्यूटी लगी और किसी की नहीं लगी तो इसका मतलब उन्होंने पहले से कुछ प्लानिंग की थी कि हम इस प्रकार से ड्यूटी लगवा करके बूथ कब्जा करेंगे। लेकिन बूथ कब्जा का युग अब खत्म हो गया है। 2022 में भी बहुत गुमराह किया मैनपुरी और उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी ने। अन्यथा यहाँ 4 की 4 सीटें मैनपुरी की और जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव जी को भी कमल के फूल के सामने धूल चाटनी पड़ती। ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव है। हाई प्रोफाइल रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और गलियों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। रामपुर में प्रशासनिक अधिकारी वोटरों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकते हैं। बूथ पर दी जाने वाली सुविधाओं को भी जांचा जा रहा है, जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को पुलिस व्यवस्था को तैनात किए जाने और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर आपत्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा अपने पराभव के दौर में है, इसलिए वह अपनी खींच मिटाने के लिए गलत आरोप लगा रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। मतदान के दिन कोई भय का माहौल न हो और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना बिल्कुल नहीं है। मतदान केंद्र के अगर आईडी चेक करना हो तो ये पुलिस का काम नहीं है, ये पैरामिलिट्री देखेगी कोई गलत आदमी नहीं जा रहा है या प्रिजाइडिंग अफसर देखेगा उसको। पुलिस का कोई काम नहीं है कि 4 जिलों की पुलिस, 5 जिलों की, 6 जिलों की पुलिस रामपुर में इकट्ठी करके और एक कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाए और हर मतदान केंद्र पर एक आतंक का साया नजर आए और लोग वोट डालने से डरें। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है।
और इस डूबते हुए जहाज से लोग उतर करके भाग रहे हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जानते हैं वो सूर्य अस्त होने वाला होता है, उसको कोई अपना प्रणाम करने के लिए नहीं जाता है। आज समाजवादी पार्टी के सूर्य के अस्त होने का समय है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। रामपुर विधानसभा का निर्वाचन 5 नवंबर को संपन्न होने वाला है। इसको लेकर के आज जनपदीय पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना और ऐसा माहौल हो जनपद में जिससे कि आम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के बगैर किसी प्रलोभन के और बगैर किसी भय के स्वतंत्र तरीके से वो अपने मत का प्रयोग कर सके। ऐसा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए रामपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। हम सभी लोगों ने विगत दिनों अच्छी कार्रवाई की है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जनपद को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ के कंपनियां हैं, आरएफ और बीएसएफ कंपनियां आई हैं, पीएसी का बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे चुनाव के दौरान ड्यूटी के लिए। समाचारों में लेते हैं एक और विराम। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आज वाराणसी में किसानों की समृद्धि के लिए फसल बीमा योजना को एक डिजिटल रथ के द्वारा प्रचार के लिए किसानों के बीच में वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ बनारस के सभी ब्लॉकों, तहसील और गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेगा। इसके अलावा बैंक ब्रांचों में भी पैम्पलेट बनवाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसानों को अपनी फसल बीमा से संबंधित कोई भी दिक्कत न हो। हर तरह की जानकारी उनको सुलभ हो और किसान अपनी फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घर आकर अपने फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह मौर्य ने बताया कि किसानों की हर समस्या का निराकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लोगों को योजना के बारे में जागरूक करने हेतु और उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं और इस संबंध में जो अगर किसानों की भ्रांतियों से दूर करने हेतु ये प्रचार वाहन आज फ्लैग ऑफ किया गया है, जो प्रत्येक ग्राम तहसील में जाएगा, प्रत्येक ब्लॉक में जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसका जाकर प्रचार प्रसार करेगा। इसमें AV सिस्टम लगा हुआ है, साथ ही साथ पैम्पलेट और साथ हमारे कर्मचारी भी इसमें जुड़े हैं, जिससे इसका प्रचार प्रसार योजना के बारे में लोगों को किया जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रत्येक गांव में गोष्ठियाँ की जा रही हैं, बैंक्स में इस संबंध में पैम्पलेट बंटवाए जा रहे हैं और इस संबंध में प्रचार का सामग्री लगाई जा रही है, ताकि जब भी किसान वहाँ जाएं उनको इस संबंध में अच्छे से जानकारी मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें एनरोल कराएं। लखनऊ में आयोजित अग्निवीर GD भर्ती रैली में प्रदेश के 26 जिलों की लड़कियों ने भारतीय सेना का हिस्सा बनने और देश की सेवा करने के लिए शारीरिक परीक्षण में भाग लिया। इस भर्ती रैली में दूसरे दिन 430 लड़कियां उपस्थित रहीं। अग्निवीरों के रूप में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के चयन के लिए मुख्यालय भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वाधान में लखनऊ में AMC सेंटर और कॉलेज स्टेडियम आयोजित किया गया है। चयनित उम्मीदवार बेंगलुरु में प्रशिक्षण केंद्र में सफल प्रशिक्षण के बाद कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल होंगे। सर रैली भर्ती थी अग्निवीर के थ्रू, जैसा कि आप जानते ही हैं, और उसी के थ्रू रैली भर्ती थी तो आए थे यहाँ पे। सर रनिंग हुई, पहले तो 400 का था, 1 राउंड 4 राउंड कंप्लीट किए, फिर इसके बाद में वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, इसके बाद में फिर हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप,
सारा कुछ। यस सर, आई एम सेलेक्टेड। मैं सुल्तानपुर से आई हूँ, प्रतापपुर कमैचा से। गांव का नाम प्रतापपुर कमैचा है। मैं सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला उनकी वजह से, और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि सर आज तक गांव में इतना विकास नहीं हुआ है कि अभी तक लड़कियों को ऐसा मौका दिया जाए। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक भेजा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और मेरे घर में भी अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब ये सब किया हो। मैं पहली लड़की हूँ अपने गाँव में कि जो यहाँ तक पहुँची हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ली हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। महिला वुमेन मिलिट्री पुलिस रैली है जो कि यूपी और उत्तराखंड के लिए दिनांक 30 नवंबर से लेकर और दिनांक 6 दिसंबर तक तकरीबन ये रैली चलेगी, जिसके अंतर्गत पूरा यूपी और पूरा उत्तराखंड यानी कि यूपी के 25 डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ की लड़कियाँ इस रैली में भाग ले रही हैं। और ये रैली अभी आप सब लोगों के सामने चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा, आपके हवाले से अगली बार और लड़कियां हमारी मोटिवेट होंगी और फौज ज्वाइन करने के लिए आगे आएंगी। लखनऊ में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 75 जिला 75 घंटे 750 निकाय में चलेगा। उन्होंने कूड़ा स्थलों व गंदे स्थानों को साफ सुथरा बनाकर उपयोगी एवं यादगार स्थानों के रूप में विकसित करने को कहा है। 75 घंटे में प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों एवं निकायों के चिन्हित कूड़ा स्थलों को साफ सुथरा किया जाए। नगरीय निकाय आज से शुरू हुए 75 घंटे के अभियान के दौरान सड़क व खाली प्लाटों में कचरा डालने वालों की रेकी करेंगे। जो लोग ऐसे स्थानों पर कूड़ा डालते हैं उन्हें चिन्हित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 700 से ज्यादा गंदे स्थान थे, जिन्हें पिछले 6 से 7 महीनों में साफ सुथरा बनाकर वहां की गंदगी खत्म कर दी गई। कूड़े में ही अगर हम ये चीजें डालते हैं और उसको हम बाहर फेंकते हैं तो जानवर खाते हैं, तो इसका प्रभाव जानवरों को भी पड़ता है। इससे समाज को उपयोग में आवे ऐसे बहुत से सामान होते हैं जो बहुत निकाले जा सकते हैं। तो कूड़ा कचरा सही समय पे निकले, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा अलग अलग करके निकले। इस सब के साथ साथ अब हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपके घरों में समाज के उपयोग के लिए, गरीब वर्गों के उपयोग के लिए जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो हमारी जो नेकी की दीवार बन रही है ऐसी जगहों पे ला करके आप छोड़ दें और समाज स्वयं उसका संचालन करेगा। समाचारों में अब देखते हैं आकांक्षी जिले की खबर। बलरामपुर में केंद्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति विजयराज मोहन ने दौरा कर जमीनी हकीकत देखी। जनपद में भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, कृषि आधारित भूमि, नहरों, नदियों, नालों, अमृत सरोवर, जल संचय आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जल एक अमूल्य निधि है और वर्षा जल संचयन को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए खेतों में तकनीक का प्रयोग करके जल को संरक्षित किया जा सकता है। केंद्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति अभियान विजयराज ग्राम कलवारी जल सरोवर का निरीक्षण किया गया। यहाँ क्या क्या काम चल रही है हम लोग उसी का विजिट कर रहे हैं। 2 अमृत सरोवर हम लोग देख चुके हैं, ये तीसरा प्लेस है। और एफोरेस्टेशन का भी एक साइट हम लोग विजिट कर चुके हैं और जल शक्ति केंद्र विजिट कर चुके हैं हम लोग डीएम सर का ऑफिस में। और फर्दर हम लोग साइट विजिट करने के लिए प्रोसीड। देवरिया में स्थानीय स्तर पर बन रहे सामान को बाल सुधा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों में बेचते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। अभी मोटरसाइकिल से स्थानीय स्तर पर बनाए गए सूप, झाड़ू और डोलची की बिक्री कर अच्छी आय कर रहे हैं। इन्होंने मोटरसाइकिल में एक स्ट्रक्चर अलग से लगा रखा है जिस पर रख कर सामान की बिक्री करते हैं। इससे इनको इतनी आय हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लेते हैं। साइकिल पर जो झाड़ू बांधे ली वो कुछ अजीब तरीका के बा। पूरे अपने उत्तर प्रदेश में केहू ऐसा दुकान लेके चले लाना है जौन हम आज के डेट में लेके चलत तनी 9 जिला के बीच में। और वो करे आगे अब
हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कॉल चाहता नहीं, लेकिन ये है कि मैंने 5,000 पूंजी जब लगावे ली तो 3 से 4 दिन के अंदर हम 10,000 रुपया लेके आवे, हमारा 2,000 रुपया बच जाला, 2 से 2,500 3,000 बच जाला। वो पेट्रोल खर्चा बा, मान ली हम खाता नहीं, गाड़ी का मतलब और मेंटेनेंस खर्चा है। अब एकरे आगे अब हर आदमी से ये सोचब कि मैंने सफाई पर ध्यान दे और हमारे दुकान पर ध्यान दे, ताकि हम अब आपके लगे तो पहुंच जाता नहीं तो आप हमसे ले लो। बाल सुधा जी एक सफाई कर्मी हैं और ये मोदी जी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर इन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के जो लोगों का मनोरंजन भी करती है, आकर्षण का केंद्र भी रहती है। गांव-गांव घूम के 7-8 जिलों में हम निरंतर ये झाड़ू बेचने का काम करते हैं और सफाई अभियान के एक सच्चे सिपाही हैं। काशी तमिल संगमम में सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग ने भी काशी तमिल व्यापार पाठशाला में अपना योगदान दिया। इस पर डीडी न्यूज ने खास बातचीत की संयुक्त निदेशक उद्योग से। दीनदयाल हस्तकला संकुल में एक बहुत ही बृहद आयोजन हुआ। काशी तमिल संगमम के कारण जो तमिलनाडु से उद्यमी आए थे उनके लिए काशी के उद्यमियों ने एक विशेष आयोजन किया जिसका नाम था काशी तमिल व्यापार पाठशाला। इसमें जो भूमिका रही, संयुक्त निदेशक हैं उद्योग के उमेश सिंह जी, ये यहाँ के उद्योग विभाग की भी बड़ी भूमिका रही। ये क्या भूमिका आप लोगों की रही और कैसे देखते हैं इससे क्या लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश को, काशी को? देखिए, ये आयोजन 1 महीने का है तमिल काशी संगमम के नाम से, जिसमें विभिन्न प्रकार के 12 आयोजन किए जा रहे हैं सेमिनार के रूप में। इसमें आज जो है तमिलनाडु के व्यापारी विशेष समूह का एक आयोजन था जिसमें काशी के भी व्यापारी और उद्यमी जुटे थे और इसके पीछे मकसद यही था कि जो भी पूर्व से सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से रिश्ते रहे हैं दक्षिण भारत से, उसमें व्यापारिक रिश्ते को भी और कैसे मजबूत किया जाए, उनकी क्या क्षमता है व्यापार में, हमारी क्या क्षमता है, एक दूसरे से दोनों पक्ष रूबरू हो और इस प्रकार व्यापारिक रिश्ते बढ़ें। उनके यहाँ किस प्रकार के उत्पादन हैं, हमारे यहाँ क्या उत्पादन है, उनका बाजार क्या है, हमारा बाजार क्या है, इन सब से परिचित कराने का एक अनूठा संगम था। ये अनूठा संगम था वहाँ के उत्पादों के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ के हुनर के बारे में काशी और तमिल दोनों के एक दूसरे को जान सकें और उसमें उद्योग विभाग ने भी अपना योगदान किया। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। गोंडा में स्वदेशी शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। इसमें आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर सजावटी सामानों तक की बिक्री की जा रही है। स्थानीय जड़ी बूटी से बने आयुर्वेदिक दवाओं के स्टॉलों पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नक्काशीदार सोफा, खिलौने, घरेलू सामान की भी दुकानें लगाई गई हैं। सर्दी को देखते हुए सर्दी के कपड़े, रजाई, गद्दे भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दुकानदार भी प्रसन्न हैं कि उनका सामान बिक रहा है और ग्राहक इसलिए प्रसन्न है कि इस मेले में उन्हें सभी आवश्यक सामान मिल रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता औपचारिक रूप से की ग्रहण। देश को विश्व मंच मिली प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण की 89 सीटों पर मतदान जारी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैलियां। विपक्षी दलों ने भी लगाया पूरा जोर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा के 33वें स्थापना दिवस में लिया भाग। कहा, अब पूर्वांचल अपराध के लिए नहीं, निवेश और विकास के लिए जाना जाएगा। और मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।